नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी को। पुस्तक का नाम है बितान भाग 2, पाठ अतीत में दबे पाँव और इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। बच्चों 5 भाग हमने इसका प्रस्तुत कर दिया है। अभी मैं आपके समक्ष पार्ट 6 यानी भाग 6 लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे आगे का पैराग्राफ 4 मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि पृष्ठ संख्या 43 से 45 तक पर आधारित है। बच्चों इसमें जो उल्लेख किया गया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं कि इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकार कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कि भूजल तक पहुंची है। अर्थात इतिहासकारों का क्या मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही वो पहली संस्कृति है जो कि कुआं खोद करके पानी निकाला जा सकता है, वह जानने वाली वो पहली सभ्यता है। तो उसके बारे में ये इतिहासकारों का मानना है। ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है ये सब चीज़ें, चूँकि ऐतिहासिक बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इतिहासकारों द्वारा ये माना गया है कि जो भूजल की बात है कि कुआं खोद करके और पानी की सतह तक हम पहुँच जाएंगे, ये सभ्यता जो सबसे पहले ज्ञात हुई वह किसके द्वारा हुई? वो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा ही ज्ञात हुई। और फिर वहाँ का उल्लेख किया उन्होंने कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 के करीब कुएं भी वहाँ पर हैं। तो आप सोचेंगे 700 कुएं बहुत होते हैं, गणना आप सोच लीजिए। तो इस तरह से इसका उल्लेख जो है इतिहासकारों ने इसमें किया है और लेखक ने बताया है। साथ ही बच्चों जो मोहनजोदड़ो की जो उस समय की जो सभ्यता थी, उसका जो जल संस्कृति का जो उल्लेख होता है वह बहुत ही अनूठा है। और इस तरह से वहाँ पर जल की व्यवस्था थी, चाहे वो जल संचयन की हो या जल के बहाव की हो या नाली आदि की हो या स्नानागार की हो, वो बहुत ही अच्छे तरह से वहाँ पर बनी हुई थी। उसी का उल्लेख लेखक ने यहाँ भी किया है। उन्होंने कहा कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और पानी निकासी, इसको हम सिंधु की जल संस्कृति कह सकते हैं और यह जो है वो बेजोड़ है। तो ये बहुत ही बड़ी बात बताई कि नदी, कुएं और स्नानागार हैं और वहाँ पर ये जो संस्कृति है वह बेजोड़ संस्कृति है, इसीलिए इसको हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं। लेखक द्वारा यह उल्लेख करना कि ज़्यादातर घरों का आकार जो है, फिर वहाँ के अब पानी की बात हो गई, खेती की बात हो गई। अब लेखक ने वहाँ पे जो हलके बने हैं, हलके मतलब एरिया, क्षेत्र, वो किस दिशा में हैं और उनकी क्या विशेषता है, उसके बारे में भी लेखक ने इसमें बताया है। लेखक द्वारा ये उल्लेख करना कि जो ज़्यादातर घर हैं ना वहाँ पे, उनका आकार तकरीबन 30 बाई 30 है, 30 गुणा 30 फुट का होगा, ऐसा लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है। और जिसमें क्या है कि 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। एक ऐसा भी घर है वहाँ पर कि जहाँ पर 2 आंगन हैं और 20 कमरे हैं और उसे ही मुखिया का घर जो है वो कहा जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का है जो कि डीकेजी हल्का कहलाता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिन लोगों ने जहाँ की खुदाई करवाई है उनके नाम पर जो है वो हल्का रख दिया गया, यानी क्षेत्र का नाम, जैसे कहते हैं ना कि ये उनके नाम पे, ये उनके नाम पे, उनके नाम पे। तो जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई कराई गई उसके अनुसार उनको एक नाम दे दिया गया। तो डीकेजी हल्का कहलाता है वो। डीकेजी हल्का की विशेषता क्या है कि इसके घरों की दीवारें जो हैं वो बहुत ऊंची और मोटी हैं। और मोटी दीवार का यह अर्थ लगाया जाता है कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद ये मोटी बनाई गई हो। जाहिर सी बात है कि उस समय पिलर आदि की व्यवस्था नहीं रही होगी, इसलिए नीचे की जो दीवार है वह मजबूत बनाई गई थी ताकि ऊपर का जो मंजिल बने उसमें किसी भी तरह का कोई यह खतरा न रहे कि वह नीचे भार जो है वो नीचे वाली मंजिल नहीं उठा पाएगी। सभी घर जो हैं वो ईंट के बने हुए हैं और एक ही आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जिसका अनुपात है 1:2, 2:4। तो इस तरह से देखेंगे कि जो माप है वह भी किस तरह से कितनी सटीक है। ये नहीं कि उबड़ खाबड़ एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से नहीं, उसका भी एक रेशियो, उसका भी एक अनुपात है। इसीलिए कहा गया है कि उस समय की सिंधु सभ्यता जो है वह आज से ज़्यादा विकसित थी। उस समय के लोग भी सुशिक्षित थे, सभ्य थे, सुसंस्कृत थे।
और इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे भी थे। तो इन घरों की विशेषता यह है कि सामने की दीवार में कोई प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है, कि इसमें है कि केवल प्रवेश द्वार बना है बच्चों। इन घरों की ये विशेषता है कि उसके सामने की दीवार में केवल एंट्रेंस है, आपका बस एंट्री कर सकते हैं, प्रवेश द्वार है, उसमें कोई खिड़की आदि नहीं बनी हुई है। ऐसा उल्लेख आता है कि शायद ऊपर की छतों में बनती होगी, तो ऐसा लेखक ने कहा कि नीचे कोई खिड़की आदि नहीं है। लेखक का कहना है कि यहाँ की वास्तुशैली कमोवेश एक जैसी ही लगती है, यानी कि चारों तरफ एक ही जैसा है। और यहाँ पे बच्चों मैंने ये ले लिया है, जो कुओं का उल्लेख हमने किया था ना कि 700 कुएँ हैं, तो एक ये दृश्य है, आप देखेंगे जो कुएँ हैं उनकी भी चिनाई किस तरह से हुई है, ईंटों से ही हुई है। और यह बहुत ही कह सकते हैं कि यह उस समय की सुदृढ़ परंपरा को दर्शाता है कि उस समय जो है लोग वह पक्की चीज़ों से, पक्की ईंटों से ही अपने घर का, तालाब का, कुओं का, स्नानागार का या जो धार्मिक अनुष्ठान के जो केंद्र बने हुए थे उन सब का निर्माण करते थे। तो ये बच्चों यहाँ पे ये कुओं का दृश्य है, कुआं है ये, और ये देख रहे हैं कि ईंट से ही बना हुआ है। इसी पैराग्राफ पे आधारित बच्चों छोटे छोटे प्रश्न हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? इतिहासकारों के अनुसार किसको हम जल संस्कृति कह सकते हैं? DKG हल्का किस पुरातत्व शास्त्री के नाम पर रखा गया है? घरों को बनाने में जो ईंट प्रयुक्त हुई है उसका अनुपात क्या है? वह भी अभी मैंने आपको बताया, 1:2 और 2:4। तो यानी कि लंबाई उसकी और उसकी जो मोटाई है वो जो है वो एक अनुपात में है। ऐसा नहीं कि कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं है। उसको एक रेशियो में बनाया गया है जिससे कि जो भी निर्माण हो रहा है, चाहे वह कुएँ हैं, चाहे घर है, चाहे कुछ भी है, वह सही ढंग से हो सके। आज भी आप देखते हैं कि ईंटें हैं तो ईंटों को बनाने का वैसे तो एक सांचा होता है, उसके सांचे में ही ढल करके एक ही साइज की बनती हैं। तो ऐसे ही उस समय भी थी, ऐसा नहीं कि आज हम उसके सांचे बना लेते हैं और जिसमें कि उसको ईंटों को सही रूप, सही आकार देते हैं। उस समय भी जो है ईंटों को बनाने की व्यवस्था थी और ईंटें जो हैं वो कच्ची नहीं थी, यानी कि वो पकी हुई थी। पकी हुई थी तो इसका मतलब उस समय जो भट्ठा आदि चलता है आज के समय में भी, जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं वह उस सभ्यता में भी उतना ही विकसित रहा होगा, तब ईंटों से ही हर एक चीज़ का निर्माण हुआ है। और इसमें जो लास्ट प्रश्न है बच्चों वह है मुखिया का घर किसे कहा जाता है और इस घर की क्या विशेषता है? तो मैंने बताया कि मुखिया का घर जो है वो जहाँ पर छोटे छोटे बाकी लोगों के भी जो घर हैं वो कैसे हैं, उसके जो कमरे हैं वो 30 गुणा 30 फुट के होंगे और कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। तो लेखक कहते हैं ओम थानवी जी कि वहाँ की जो वास्तुशैली है वह कमोवेश एक सी ही लगती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगर वासियों पर लागू होता हो कि भाई जैसे होता है ना कि हर एक कोई ऐसा नियम बना दिया गया हो कि भाई इतने ही बड़े बड़े कमरे आपके घर में होने चाहिए। क्योंकि वहाँ के बारे में बच्चों एक बहुत विशेष बात है कि वहाँ की जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो की, वहाँ पे किसी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। वहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वह समाज के लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी, क्योंकि खुदाई आदि में किसी राजा का सिंहासन या कोई ऐसा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है जिससे ये पता चले कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वह किसी राजा पे आश्रित थी, बल्कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वह समाज के लोगों पे आश्रित थी। तो इस तरह से कोई राजधर्म का उल्लेख उस समय में, उस सभ्यता में नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से यही मुखिया रहते होंगे जिनको ये बातें लोग मानते होंगे। तो इस तरह का जो नियोजन है, नगर नियोजन, वो सबके लिए एक जैसा रहता होगा। और मुखिया के घर के बारे में बताया गया है कि एक घर को यहाँ पर मुखिया का घर कहा जाता है और उसकी विशेषता यह है कि इसमें 2 आंगन हैं और करीब 20 कमरे हैं। तो आप सोच लीजिए 2 आंगन का मकान और उसमें 20 कमरे होना, तो कितना बड़ा मकान होगा। और मकान इसलिए बड़ा है क्योंकि वो शायद वहाँ के मुखिया का घर है, मुखिया का घर कहा जाता है, इसलिए वह इतना बड़ा भी है। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ पे आधारित लघु प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे
और याद करेंगे। धन्यवाद।